नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी और नाबार्ड। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला, बैंकिंग सिस्टम वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई अ बैंक through a network of branches spread throughout the country is known as unit banking, branch banking, chain banking और ग्रुप बैंकिंग। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बैंकों की शाखाएं पूरे देश भर में फैली होती हैं, ऐसे बैंकिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रांच बैंकिंग। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ बैंकिंग in which two or more independent banks are brought under the control of holding company। वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट बैंकों को आपस में मिलाकर एक होल्डिंग कंपनी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है? तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं ग्रुप बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग इज अ सिस्टम वेयर बैंक्स कंबाइन बोथ द डिपॉजिट बैंकिंग एंड द इन्वेस्ट बैंकिंग फंक्शन। कौन से बैंकिंग सिस्टम में बैंक कंबाइन किए जाते हैं, डिपॉजिट बैंकिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मिक्स्ड बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मिक्स्ड बैंकिंग में डिपॉजिट का भी काम होता है और इन्वेस्ट का भी काम होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वोमेन्स बैंक द भारतीय महिला बैंक वाज इनागुरेटेड इन विच सिटी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई, जो भारत का पहला वुमेन्स बैंक है, महिलाओं का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, करेंट डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, करेंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिपॉजिट आर रीपेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड? तो एक निर्धारित अवधि के बाद कौन से डिपॉजिट को रीपे किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट भी इसे कहते हैं। इसमें एक निर्धारित अवधि के बाद बैंक में जो भी पैसा आपने जमा किया है उसे रीपे कर दिया जाता है, आपको वापस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, What is a credit facility granted by commercial bank to the current account holders? करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक क्रेडिट की जो फैसिलिटी देता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ व्हाट बिगिंस विथ बैंक लेंडिंग मनी आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट? क्रेडिट क्रिएशन, कैश क्रेडिट, डेबिट क्रिएशन और ओवरड्राफ्ट। यानी कि वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बैंक अपने प्राइमरी डिपॉजिट के माध्यम से लोन प्रोवाइड करते हैं, लैंडिंग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बैंकों के पास आने वाली प्राइमरी डिपॉजिट को यूज करते हुए बैंक प्राइमरी डिपॉजिट से कई गुना रकम उधार के रूप में देते चले जाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हुए। अगला क्वेश्चन है, CRR रेफर्स टू कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कॉमन रिजर्व रेशियो और नन ऑफ डीज। तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NBFI रेफर्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो NBFI का सही फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद DIGS रेफर टू, DIGS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, SLR रेफर्स टू, SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, EFT स्टैंड फॉर, EFT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
विच बैंक वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एटीएम मशीन इन इंडिया? भारत में एटीएम मशीन को लाने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसने पहली बार भारत में एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीडीएम रेफर्स टू। सीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीडीएम का फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीएस रेफर्स टू। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्ट रेफर्स टू। नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, नन ऑफ दीज। तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IFSC स्टैंड फॉर। IFSC का फुल फॉर्म क्या है पूछा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। RTGS स्टैंड फॉर। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट स्टैंड फॉर। स्विफ्ट का मतलब क्या है? स्विफ्ट का मतलब होता है सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, CBS स्टैंड फॉर। CBS का फुल फॉर्म पूछा है और इसका सही ऑप्शन होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, CTS स्टैंड फॉर। CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इज इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। ये कब बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ईयर 2000 में। ठीक है, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, KYC रेफर्स टू। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द डिसएडवांटेज्ड लो इनकम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी नोन एज। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, वित्तीय समावेशन कहते हैं ऐसी क्रियाएं जिसमें लो इनकम सेगमेंट के लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है अफोर्डेबल कॉस्ट पर, उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि RBI एक्ट वाज कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। ये RBI नहीं पूछा है, RBI एक्ट पूछा है। तो RBI एक्ट बना था 1934 में और इस एक्ट के अंतर्गत 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना था? तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ चेक बियर अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक इज कॉल्ड। यदि किसी चेक को बैंक में पहुंचने के दिन के पहले की कोई डेट डालकर प्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं? ऐसे चेक को कहते हैं एंटीडेटेड चेक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेक बियर्स अ डेट विच इज येट टू कम इट इज कॉल्ड एज। यदि चेक पे कोई ऐसी डेट डली हुई है जो अभी आना बाकी है, एडवांस में ही चेक दे दिया गया है, डेट अभी आगे की पड़ी हुई है, तो ऐसे चेक को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, इफ अ चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक इज नोन एज। इसे कहते हैं स्टिल चेक। चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है। यदि 3 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं, उस पर जो डेट पड़ी है उससे 3 महीने के ज़्यादा बीत गए हैं और ऐसा चेक बैंक में आता है तो उसे स्टिल चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इफ अ चेक इज टर्न इनटू 2 और मोर पीसेज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इट इज कॉल्ड। यदि कोई चेक 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में फट गया है और इसे
प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे चेक को कहते हैं मल्टीलेटेड चेक। अगला क्वेश्चन है MICR रेफर्स टू। MICR का फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ डिपॉजिट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर बिकम्स द। जब बैंक के पास कोई पैसा जमा होता है तो ऐसे केस में बैंक क्या होता है? क्रेडिटर होता है, डेटर्स होता है, रिसीवर होता है या कस्टमर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, डेटर्स। ठीक है, देनदार हो जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक को पैसा मिला है, भविष्य में उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ डिपॉजिट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर द कस्टमर बिकम्स द। यदि बैंक के पास कोई पैसा जमा होता है तो ऐसे केस में जो कस्टमर पैसा जमा कर रहा है वो क्या बनेगा? तो जब बैंक डेटर्स बनेगा तो जमा करने वाला व्यक्ति क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर इज। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप होता है प्राइमरी रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट वाज कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1891 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन FDR स्टैंड फॉर। FDR का मतलब क्या होता है? तो FDR का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज पास्ड। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कब पास किया गया था? तो 1881 में इसे पास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक अ चेक। जो व्यक्ति चेक बनाता है या लिखता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ड्रॉवर। जो ड्रॉ करे, जो लिखे, वो ड्रॉवर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द केस ऑफ अ चेक द ड्रॉई विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड विथ whom द ड्रॉवर कीप एन अकाउंट। इसका सही ऑप्शन होगा बैंकर्स। यानी जब कोई चेक बनाया जाता है, ड्रॉई हमेशा ये देखता है कि बैंकर्स किस बैंकर्स के साथ उसका अकाउंट खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है इज अ पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ चेक इज पेएबल। कौन व्यक्ति ऐसा होता है जिसे चेक का अमाउंट पे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पेई। पेई को हमेशा चेक के अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। विच वन ऑफ देम आर करेक्ट इन द केस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन द चेक। एक चेक में कौन कौन सी पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ड्रॉवर चेक लिखने वाला, ड्रॉई चेक प्राप्त करने वाला, और पेई जिसको पेमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मीन्स साइनिंग अ पर्सन नेम ऑन द बैक ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यदि किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कोई पर्सन साइन करता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इंडोर्समेंट, यानी एक तरीके से ट्रांसफर करना। अगला क्वेश्चन है इंडोर्समेंट फैसिलिटेट दैट सेलिंग, ट्रांसफरेबिलिटी, बाइंग, नन ऑफ दीज। तो इंडोर्समेंट के माध्यम से ट्रांसफरेबिलिटी की का गुण आता है। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। जो व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इंडोर्सर। अगला क्वेश्चन है द पर्सन टू whom द इंडोर्समेंट इज मेड इज कॉल्ड। जिसके प्रति इंडोर्समेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा इंडोर्सी। इंडोर्सर इंडोर्स करता है और इंडोर्सी जो है इंडोर्समेंट किए हुए इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 90 है सम टाइम फर्दर इंडोर्समेंट कैन बी मेड ऑन द सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट, सच पेपर इज कॉल्ड। कई बार इंडोर्समेंट करते वक्त इंस्ट्रूमेंट के पिछले पेज पर जगह नहीं बचती है तो एक अलग पेज लगाया जाता है। ऐसे पेज को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एलोंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 व्हाट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। एक कस्टमर के अकाउंट का कॉपी क्या कहा जाएगा जो बैंक के खाते में बना हुआ है? तो उसे कहते हैं पासबुक।
पासबुक एक तरीके से बैंक में आपका खाता, आपके अकाउंट का जो डिटेल दिया हुआ होता है उसी को बैंक छाप कर देता है और उसे आप पासबुक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJDY स्टैंड फॉर। PMJDY का फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम सेवरल बैंक्स ज्वाइंस हैंड विथ ईच अदर फॉर मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज बारोवर। यानी ऐसा कौन सा बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई सारे बैंक मिलकर किसी एक बड़े उधार लेने वाले व्यक्ति को मिलजुल कर उधार देते हैं। तो ऐसा बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है कंसोर्टियम बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम रादर देन एट द बैंक ब्रांच बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज। यानी घर बैठे बैंक की सुविधा का लाभ उठाना बिना ब्रांच पे गए हुए और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब ये काम किया जाए तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है होम बैंकिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिस्क इज द चांस ऑफ पेरिल एक्सीडेंट लॉस और इवेंट। तो रिस्क किसी इवेंट का चांस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरिल में लीड टू रिस्क लॉसेज एक्सीडेंट नन ऑफ दीज। पेरिल की वजह से लॉस हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर्टिकुलर रिस्क कैन आल्सो बी नोन एज पर्सनल, फंडामेंटल, प्योर और नन ऑफ दीज। तो किसी पर्टिकुलर रिस्क को आप पर्सनल रिस्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ लॉसेज ऑकर्स आउट ऑफ इंडिविजुअल इवेंट सच रिस्क आर नोन एज पर्टिकुलर, फंडामेंटल, प्योर और स्पेकुलेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर्टिकुलर। अगला क्वेश्चन है विच रिस्क में रिजल्ट इन लॉस और गेन। कौन से रिस्क से लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है? तो ये होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 व्हेन फाइनेंशियल लॉस इज लाइकली टू ऑकर सच रिस्क नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पूछा गया है ऐसे रिस्क जिसमें फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। उस रेट को क्या कहते हैं जिस पर सेंट्रल बैंक अन्य कमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट करता है? तो इसे कहा जाता है बैंक रेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बैंक रेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विस टू अ कस्टमर एट हिज ऑफिस और होम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज। यदि किसी कस्टमर को घर या ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंकिंग प्रोवाइड की जा रही है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे जाना जाएगा ई बैंकिंग के नाम से। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर इन ATM, EFT, CDM और नन ऑफ दीज। यानी किस प्रक्रिया में कस्टमर के खाते में तुरंत पैसे जमा हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, CDM। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड। वर्चुअल बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इंटरनेट बैंकिंग। और इसी के पार्ट के रूप में होम बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग होते हैं, लेकिन मेन इंटरनेट बैंकिंग जो है वर्चुअल बैंकिंग का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM और नन ऑफ दीज। तो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं। यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया है, इसकी जगह इसे ऑल ऑफ द एबव देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है KCC इज। KCC क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड को KCC कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NPA मीन्स। NPA किसे कहते हैं? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को NPA कहते हैं। ऐसे एसेट जिस पर ऐसे लोन जिस पर बैंक को समय से मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति नहीं हो पाती है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 व्हाट इज द एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज के बीच में सारे फैक्ट को डिस्क्लोज करने की बात कही जाती है?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली दोनों पार्टीज जो है अपने बारे में सभी मटेरियल फैक्ट को प्रकट करेंगी, छिपाएंगी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, आइडेमनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ व्हाट रेफर टू द शेयरिंग ऑफ लॉस एमंग को इंश्योरर्स, यानी किस सिद्धांत के अंतर्गत को इंश्योरर्स आपस में लॉस को शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत यह कहता है कि यदि कई इंश्योरर्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंश्योर्ड किए हुए हैं, ऐसे केस में कोई लॉस होने पे सभी लोग अपने शेयर के अनुसार कंट्रीब्यूशन करके लॉस को भरपाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरर्स इज लाइबल ओनली फॉर दोज लॉसेज विच आर मोस्ट क्लोजली काज्ड बाय द पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट, यानी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से यदि कोई लॉस होता है तभी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी जिस काज के लिए इंश्योरेंस हुआ है वही काज से यदि लॉस होता है तब इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को कहते हैं काउजा प्रॉक्सिमा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रपोजल फॉर ग्रुप इंश्योरेंस इज कॉल्ड, ग्रुप इंश्योरेंस के प्रपोजल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मास्टर प्रपोजल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीजीएस मीन्स, जीजीएस का मतलब क्या है। जीजीएस का मतलब होता है ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं एसीआर मीन्स, एसीआर का मीनिंग क्या होता है। एसीआर का मीनिंग होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है ना, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एमएचआर मीन्स, एमएचआर का मतलब क्या होता है। एमएचआर का मतलब होता है मोरल हजार्ड रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, स्वैच्छिक रूप से यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस को टर्मिनेट करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरेंडर ऑफ पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। द टोटल अमाउंट रिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम विल बी द व्हाट ऑफ सच पॉलिसीज, यानी किसी पॉलिसी के बदले में प्रीमियम के रूप में जो टोटल अमाउंट पेमेंट किया जा चुका है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पेड अप वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं एफपीआर रेफर्स टू, एफपीआर किसे कहते हैं। एफपीआर का मतलब होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है आरपीआर रेफर टू, आरपीआर किसे कहेंगे। आरपीआर का मतलब होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम का अमाउंट कैसे किस पर निर्भर होता है, तो ये निर्भर होता है एज ऑफ द इंश्योर्ड, यानी जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है उसकी एज पर यह निर्भर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 लो कॉस्ट पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज इज प्रोवाइडेड बाई, अपने कर्मचारियों को लो कॉस्ट की पॉलिसी प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, तो ये तरीका है ग्रुप इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 140 इन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज ओपन पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज, ओपन पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है, अनवैल्यूड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 141 राइटिंग ऑफ द पॉलिसी बिफोर इट्स एक्चुअल मैच्योरिटी इज नोन एज, यदि किसी पॉलिसी के मैच्योरिटी के पहले उसे राइट ऑफ कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फोरक्लोजर। अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कवर मेनी पर्सन अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा इंश्योरेंस है जिसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ इंश्योर किया जाता है, तो इसे कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल मीन्स दैट मेक गुड और कंपनसेट द लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी, ठीक है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38 IRDA स्टैंड फॉर,
IRDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, IRDA एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। IRDA एक्ट कब पास हुआ था? ईयर 1999 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है हल इंश्योरेंस रिलेटेड इन द केस ऑफ बिल्डिंग, लाइफ, मशीन और शिप। तो ये मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस HLB रेफर टू। लाइफ इंश्योरेंस में HLB का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अगला क्वेश्चन, ऑफ अ लाइफ पॉलिसी मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी टू अनदर वन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइस पेड बाय द इंश्योर्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरर। यानी इंश्योर्ड पर्सन द्वारा पे किया गया अमाउंट क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम आर इंटेंडेड टू इंश्योर अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल टुगेदर। ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें व्यक्तियों के समूह को इंश्योर किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रुप इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू अ नंबर ऑफ पर्सन अंडर अ सिंगल पॉलिसी कॉल्ड। इसे कहते हैं मास्टर पॉलिसी। ठीक है, यानी एक मास्टर पॉलिसी बनती है और उस मास्टर पॉलिसी में ग्रुप के सभी सदस्यों का नाम दे दिया जाता है और इस तरीके से ग्रुप इंश्योरेंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक मीन्स वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बाय द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर द्वारा अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्वैच्छिक रूप से टर्मिनेट कर देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सरेंडर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, मरीन इंश्योरेंस एक्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन 1963। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस हल मीन्स दैट। मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा में हल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ शिप। ठीक है ना, जहाज का जो मेन बॉडी होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, उसे हल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इंश्योरेंस एक्ट वाज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? 1938 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विथ टू इंश्योरर इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। जब किसी संपत्ति को दो या दो से ज़्यादा इंश्योरर यानी दो से दो बीमा करने वाले व्यक्ति बीमा कर देते हैं तो इसे डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज हाईली अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन और सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट मीन्स सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोडक्ट थ्रू बैंकिंग फर्म। जब बैंकों के माध्यम से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो ये फॉर्म हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो जनरल इंश्योरेंस की स्थापना भारत में 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज फॉर्म्ड इन। इसका सही जवाब होगा 1972। 1972 में एक्ट बना जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, और 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 66 है विच रिस्क में रिजल्ट इन लॉस और गेन। निम्न में से कौन सा ऐसा रिस्क है जिसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्युलेटिव रिस्क। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स utmost good faith, subordination, मॉनेटरी इंटरेस्ट और आइडेमनिटी। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है मॉनेटरी इंटरेस्ट, यानी किसी व्यक्ति ने यदि इंश्योरेंस कराया है किसी प्रॉपर्टी का तो उसका उस प्रॉपर्टी में कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्गेनाइजेशन किस मुख्य प्रिंसिपल का एक सब पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और इसी तरीके की और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।